वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की हम बात करें उससे पहले बात झारखंड की, जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। उससे पहले चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम 2 दिन के झारखंड दौरे पर है, लेकिन इस वक्त जो मुद्दा वहां पर टॉप है वो है घुसपैठियों का। बीजेपी ने हेमंत सोरेन को घुसपैठियों के मुद्दे पर घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, मोर्चा संभाल रखा है। अमित शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने सभी ने एक सुर में कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठिए झारखंड से बाहर कर दिए जाएंगे। हम आपको एक एक करके सभी का रिएक्शन सुनाते हैं। झारखंड की माताएं कह रही है, बहनें कह रही है, बेटियां कह रही है, अपनी कपड़े में माटी रख के और पोटली बना के माटी भेंट कर रही है और ये अपील कर रही है कि झारखंड की माटी संकट में है, झारखंड की रोटी संकट में है, झारखंड की बेटी संकट में है। माटी मतलब विदेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, बेटी मतलब जिस ढंग की हरकतें हो रही है, शादियां करके और काट के टुकड़े टुकड़े करके फेंका जा रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है और रोटी मतलब रोजगार नहीं है। और इसलिए वो अपील कर रही है कि माटी, बेटी और रोटी बचा लीजिए। मैं अपनी बहनों को, भारतीय जनता पार्टी की ओर से माताओं को, बहनों को और बेटियों को हम ये वचन देते हैं बीजेपी कि माटी, रोटी और बेटी तीनों को सुरक्षित करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। घुसपैठियों का मामला बड़ा है। संथाल में हमें हर घुसपैठियों को कानून का रास्ता अपनाते हुए लात मार के निकालना पड़ेगा और वो काम बीजेपी करेगा। तीनों रिएक्शन हर्षवर्धन जी हमने सुने। माटी, बेटी, रोटी तीनों को हमें बचाना होगा, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। और अभी हेमंत बिस्वा शर्मा को सबसे अंतिम में हमने सुना, उन्होंने कहा कि कानून के रास्ते से, लेकिन चुन चुन कर बाहर निकालना होगा। नहीं, चुन चुन कर तो अमित शाह जी निकाल रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि कानून के रास्ते से लात मार मार कर बाहर निकालना होगा। तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा ही बोल सकते हैं और वही वो कर सकते हैं, असम में किया भी है। देखिए, एक तो बड़ा कमाल का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि एक ऐसा कॉम्बो झारखंड में उतार दिया है जो थोड़ा अलग किस्म का है। उसकी राजनीति को एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है जो जब कहते हैं कि माटी, रोटी, बेटी, या वो कहते हैं कि अपनी सभी बहनों को, सभी बेटियों को, तो तुरंत एक वो मामा भैया वाला वो आ जाता है। दूसरा एक हेमंत बिस्वा शर्मा है जो असम में जिस तरह से कानून लागू करता है, जिस तरह से वो कहते हैं, मतलब उनका कहने का तरीका भी देखिए, कानून के रास्ते से लेकिन लात मार के निकालना है, मतलब बहुत कड़ाई के साथ। और वहां की समस्या क्या है, वहां जिस तरह से एक घुसपैठ हो रही है, एक अलग तरह की, वहां जो आदिवासी महिलाएं हैं उनकी जो समस्या है, और जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या है, वहां जो आदिवासी घर जमाई यानी आदिवासी लड़की है, महिला है, और वहां जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है जो जमाई के तौर पर आ रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन की सरकार, एक तरह से कहें कि जो शायद जेल में जाने की वजह से, अलग अलग भ्रष्टाचार की वजह से, वो इस मसले पर बहुत काम नहीं कर पाई। उसको भारतीय जनता पार्टी झारखंड के इन चुनावों में बड़ा मुद्दा बना रही है और अमित शाह लीड कर रहे हैं, लेकिन वहां पर ये जो दोनों इंचार्ज हैं, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा, ये दोनों प्रभावी तरीके से उस बात को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। नहीं तो ये जो बीजेपी पिच सेट करने की कोशिश कर रही है समीर जी, वो वहां के लोगों को कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है? क्योंकि हेमंत सोरेन भी जितनी बार सामने आते हैं वो उनका आदिवासी वाला पहलू, वहां पर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट, वो सब कुछ कहते हैं। अच्छा, जिस तरीके से ईडी
जांच कर रही थी, वहां से भी हेमंत सोरेन जैसे बाहर निकल कर आ गए। अभी क्लीन चिट तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ ये तो कहा जा सकता है ना कि एक बहुत बड़ा तमाचा था ऐसी जांच एजेंसियों पर भी। इन टोटालिटी अगर हम बात करें तो ये जो माटी बेटी रोटी की बात है, क्या वहां की जनता उससे एसोसिएट कर पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को लेकर बहुत अच्छी रणनीति बनाई है। हेमंत सोरेन जरूर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बहुत तूल देना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर हेमंत सोरेन को हम ज्यादा भ्रष्टाचार के मामलों में घेरेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आदिवासी कार्ड चले और आदिवासी सिंपैथी उनके साथ मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी वहां जो सबसे बड़ा इशू है संथाल परगना के अंदर, कि जिस तरीके से घुसपैठिए वहां घुसे हुए हैं, और अमित शाह जी ने तो कहा कि 2021 में हमने सूची उपलब्ध कराई थी कि झारखंड में कौन कौन से घुसपैठिए आ गए। हेमंत सोरेन सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, और हेमंत सोरेन सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर गलत एफिडेविट दिया घुसपैठियों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा मुद्दा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी स्थानीय लेवल पर घर घर जाकर इस बात को भी बता रही है कि पिछले 5 साल में हेमंत सोरेन की जब से सरकार रही 7,000 से ज्यादा बेटियों के साथ बलात्कार हुए, और उसमें सबसे ज्यादा दर्ज मामले घुसपैठियों के ऊपर हुए। तो ये एक बड़ा संवेदनशील मामला है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये मामला अगर उठाएंगे तो उन्हें इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। और चंपई सोरेन जब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था, जब वह रांची लौट कर गए थे, तो उन्होंने हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार में नहीं कहा था, उन्होंने घुसपैठियों का जिक्र कहा था और कहा था कि इस भूमि को घुसपैठियों से मुक्त करना है, यहां घुसपैठिया आकर बैठ गए। तो चंपई सोरेन भी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, चंपई सोरेन भी इस बात का सोरेन का पोस्टर में चेहरा नहीं था। यह बात सही है कि चंपई सोरेन का समय पोस्टर में नहीं था, लेकिन अभी चुनाव में समय है। लेकिन चंपई सोरेन संथाल परगना में और अपने क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार घुसपैठिए का मुद्दा उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी रणनीति है। शिवराज सिंह चौहान, हेमंत विश्व शर्मा इस पर आक्रामक हो रहे हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और उमर बावरी जो विपक्ष के नेता है वो इस मामले को लेकर चल रहे हैं, और चंपई सोरेन इस मामले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हेमंत सोरेन के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि घुसपैठियों से वो झारखंड को कैसे बचाएंगे। मुझे लग रहा है एक बड़ा मुद्दा है, और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वहां जमीन मजबूत होगी। विजय जी, कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि यदि आप भ्रष्टाचार का मुद्दा वहां पर उठाएंगे हेमंत सोरेन साहब के साथ, तो वो आदिवासी कार्ड पर उनको ज़्यादा मजबूत पिच देगा, क्योंकि वहां पर वो कहेंगे देखिए आदिवासी लीडर को ये है ना इस तरह से हमला बोल रहे हैं। इसलिए ये स्ट्रेटेजी ठीक है कि आप आदिवासी के लीडर के हेमंत सोरेन की करप्शन की बजाय घुसपैठियों का मुद्दा उठाएं। घुसपैठियों की चिंता वहाँ पर है भी बड़ी, जिस पर काम हो रहा है। शिवराज जी जो अपना काम कर रहे हैं माँ बेटी और रोजी वाला, वो उनकी इमेज से भी वो कर रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये तीनों का कॉम्बो तो अच्छा है, बल्कि 3 नहीं 2 ही कहना चाहिए, क्योंकि अमित शाह तो वहाँ पर आना जाना उनका रहता है। लेकिन क्या उस कॉम्बो के पीछे जो वहाँ की लीडरशिप है बीजेपी की, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, वो पीछे तो नहीं रह जाएंगे? वो लीडरशिप हेमंत सोरेन के बराबर खड़ी होती दिख रही है कि नहीं दिख रही है? मतलब इस स्पेस में अभी तो उतना सुनाई भी नहीं दे रहे। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो स्पेस ना हो जाए। और घुसपैठियों के मुद्दे को उठाना वहाँ की चिंता है। संथाल परगना में जिस तरह से बात हो रही है उस पर काम होना चाहिए कि किस तरह से कर रहे हैं। अभी तो वहाँ पे चंपई सोरेन वर्सेस बाबूलाल मरांडी भी होने वाला होगा, कि वो लड़ाई भी वहाँ पर होगी कि कौन उनका लीडर बनने वाला है। और चंपई सोरेन मुझे नहीं लगता कि फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तो बीजेपी में आएंगे। तो ये परेशानी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को देखनी होगी। और हेमंत बिस्वा शर्मा जी जितना बोलते हैं, यदि यहाँ पर झारखंड में करना है तो पहले वहाँ पर कर लेते। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि वहाँ पर कुछ उन्होंने घुसपैठिए को लेकर किया है। जो एनआरसी का रजिस्टर था वो तो वैसे के वैसा पड़ा हुआ है, उस पर कोई काम नहीं किया हेमंत बिस्वा शर्मा ने। तो खैर, चुनावों में बोलना अलग है। हेमंता जी बोलने में अभी ज़्यादा माहिर आदमी है, मौका भी ज़्यादा है उनके पास, लेकिन वो कुछ कर रहे हो घुसपैठियों को लेकर मुझे नहीं लगता। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके अमेरिका दौरे की, जिसका आज 3रा दिन है। नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र संघ में समिट ऑफ द फ्यूचर सेशन को संबोधित करने जा रहे हैं। इससे पहले कल मोदी ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कंपनियों के सीईओज के साथ राउंड टेबल बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का मंत्र रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म है। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान ये भी बताया कि कैसे भारत चीन को पछाड़ने जा रहा है। हालांकि उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया है। इस समय चीन सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन वाले देशों में नंबर 1 है। मोदी ने बताया कि टेक कंपनियों के सीईओज के साथ इस राउंड टेबल बातचीत में कि इंडिया सेमीकंडक्टर में $15 बिलियन का इन्वेस्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में सेमीकंडक्टर का ग्लोबल लीडर बनने के लिए भारत तैयार है। भारत पीछे नहीं चलता। अब भारत
नई व्यवस्थाएं बनाता है, अब भारत नेतृत्व करता है। भारत की प्राथमिकता दुनिया में अपना दबाव बढ़ाने की नहीं, अपना प्रभाव बढ़ाने की है। आग की तरह झलाने वाले नहीं, हम सूरज के किरण की तरह रोशनी देने वाले लोग हैं। विश्व पर अपना दबदबा नहीं चाहते, हम विश्व की समृद्धि में अपना सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बड़े बड़े काम होंगे। और फिर जब सवाल पूछा जाता है कि क्या बड़े काम होंगे, आपने तो खुद जिक्र किया, पूरा ये संबोधन सुन रहे थे, भीड़ से आवाज भी आ रही थी, काशी मथुरा वाली भी, तो उस पर हम उस पहलू पर भी बात करें। लेकिन उससे पहले मैं सेमीकंडक्टर पर बात करना चाह रही हूँ। अवधेश, ये जो है बड़ी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये एक ऐसी दिशा है जहाँ पर इस वक्त भारत के पास प्रोग्रेस करने के लिए अथाह समुद्र है, अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले काफी समय से बोल रहे हैं कि आज जो कुछ भी हम करेंगे उसका प्रभाव 1000 सालों तक रहेगा। पहले के जो 1000 साल पहले जो कुछ भी किया गया उसका प्रभाव आज तक है, जिस हैंगओवर से हम निकल रहे हैं, निकले हैं। तो सेमीकंडक्टर का जो इस समय पूरी दुनिया उसको समझ गई है कि सेमीकंडक्टर फ्यूचर की और वर्तमान की भी कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, उसमें दुनिया को बदलने की कितनी बड़ी क्षमता है, और उस क्षेत्र में काम करके भारत कैसे लीडर हो सकता है अनेक क्षेत्रों में। सेमीकंडक्टर का मतलब आज तो हर जगह उस कंडक्ट की जरूरत पड़ती है, छोटे छोटे ऑपरेटर्स से लेके और दुनिया के बड़े, और आपको चाहे वो सैटेलाइट बनाना हो वहाँ हर जगह पड़ रही है। और उसके तो ये केवल सेमीकंडक्टर का विषय नहीं होता, एक कंप्लीट विजन होता है कि हम अपने देश को, भारत को क्षेत्र में और विश्व में कहां रखना चाहते हैं 50 साल, 100 साल, 200 बाद, और उस समय की चुनौतियां क्या हो सकती हैं, और आज हमारी क्षमता है उसको कैसे वहां तक ले जाना है। तो उसके लिए एक पूरा माहौल बनाना, मैं इसको इसलिए जोड़ता हूं कि 28 सितंबर 2014 को मोदी जी ने कहा था कि दुनिया सुन ले, अब भारत उठ के खड़ा हो गया है विश्व का नेतृत्व करने के लिए। 22 सितंबर 2024 को वो बोल रहे हैं कि हम अब व्यवस्थाएं बनाते हैं, भारत अब नेतृत्व कर रहा है। तो इतना 10 वर्षों में वहां एक नेतृत्व के लिए आ गया है, दुनिया सुन ले, और आज हम नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये घोषणा अमेरिका से जो, इसलिए मुझे वो जो पहले बोल चुके होते हैं वो सर जरूर उनके ध्यान में रहता है, तो फिर उस बात को यहां कैसे बोलना है, फिर उसको वो प्रूव कर रहे हैं इस समय। तो चीन तो है, ये मूल बात इस समय वर्ल्ड के सप्लाई चेन को, जो चीन केंद्रित हो गया हुआ बहुत कुछ पर जिससे अमेरिका लड़ रही है, उसको धीरे धीरे भारत ने पिछले 6-7 वर्षों में उस सप्लाई चेन को, जो आपूर्ति प्रणाली है, वो सेमीकंडक्टर ही नहीं, हर क्षेत्र में धीरे धीरे, वो न्यूक्लियर पावर हो, बाकी चीजें हो, उस क्षेत्र में भी, चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी की ट्रांसफरिंग हो, डिफेंस ट्रांसफर हो, इवन एग्रीकल्चर में ग्रीन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, उसमें भारत कंप्लीट इस समय इस कोशिश में है कि आपूर्ति श्रृंखला चीन फोकस केंद्रित होकर धीरे धीरे बदले। उसमें कितना बदलेगा, कब तक में बदलेगा, इंपॉर्टेंट ये है कि उस तरफ एक कदम तो उठाए। विजय जी, क्या इससे पहले हमारे देश में किसी और नेता ने सेमीकंडक्टर को लेकर कभी कोई विजन नहीं रखा, कभी ये सोचा नहीं कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उस पर चर्चा हुई, फ्यूचरिस्टिक विजन है। और जो 2014 की बात कर रहे हैं, 28 सितंबर 2014 की, मैं वहाँ पर था मेडिसन स्क्वायर पर, और वो उनकी यात्रा, अमेरिका की यात्रा को उस नज़रिए से भी देखना चाहिए था कि उससे पहले उन पर पाबंदी लगा दी गई थी, और हमारी जो भी सरकार थी उन्होंने उसका उस तरह से विरोध नहीं किया था, तबकि वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के। और उसके बाद वो पहली बार अमेरिका पहुंचे थे, और जो एक नई लीडरशिप के तौर पर ताकत के साथ उन्होंने बात की थी, उससे लेकर आज 10 साल बाद वो फ्यूचरिस्टिक विजन की बात कर रहे हैं। और जो बात हमने की कि चीन से भारत कैसे आगे बढ़ना चाहता है, मसला वो नहीं है। मसला फिर मैं वहीं पर आता हूँ कि क्वाड में कल क्या हुआ। क्वाड में जो देश हैं उनकी लड़ाई चीन से है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है और अमेरिका भी है, और उन्होंने एक रास्ता दिया है कि भारत की लीडरशिप में हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये इससे भी बड़ा कदम है। केवल भारत का चीन से मुकाबला हो रहा है सेमीकंडक्टर को लेकर या और चीज़ों को लेकर, वही नहीं है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी ये भरोसा भारत में बता रहे हैं कि चीन से लड़ने के लिए भैया इनके आगे आगे, इनके पीछे पीछे चलते रहिए, इनको आगे रहने दिए। तो ये एक जो बड़ा बदलाव है, ये हिंदुस्तान की ताकत को और ज़्यादा मजबूत करता है और ज़्यादा बढ़ाता है। बाकी सेमीकंडक्टर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिन पर काम हो रहा है, और आज जो यूएन में जो फ्यूचरिस्टिक विजन को लेकर जो चर्चा हो रही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अदरवाइज क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो यूएन जनरल असेंबली का भाषण है उसमें अपना जो एक औपचारिक भाषण होता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा कर लेना, उससे अलग फ्यूचरिस्टिक विजन क्लब पर चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो किसी दूसरे मोड़ पर, दूसरे ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। बहुत बड़े काम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां कह रहे थे हर्षवर्धन जी बड़े बड़े काम होंगे, आपके दिमाग में वो बड़े काम क्या आते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि एक शायद हम लोग पिछले कुछ समय में जो पॉलिटिकल वोकेबलरी है उसमें फंसते हैं। नेता के तौर पर जब वो कहते हैं बड़ा काम, तो देश के लिए बड़ा काम क्या हो सकता है? भारत जैसा देश जो बड़ी आबादी जहां गरीबी रेखा के नीचे थी, अगर वहां बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के ऊपर आता है तो बड़ा देश है, बड़ा काम है। अगर जिस देश में, और बार बार मैं उसका जिक्र करता हूं जिससे लोगों के ध्यान में रहे, कि कोविड के समय में ताइवान से चिप आनी बंद हो गई तो सामान्य कार की डिलीवरी वो 1 से 1.5 महीना बुकिंग वो देर होने लगी। हम सेमीकंडक्टर की तरफ बढ़े, बड़ा काम है। अगर जिस देश में एक जगह से दूसरे जगह 300 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए सोचना पड़ता था, सिर्फ पैसेंजर ट्रेन होती थी और राजधानी और शताब्दी का वहां स्टॉपेज नहीं होता था, आज वहां ऐसे सारी जगहों पर वंदे भारत चलती हुई दिख रही है। आप जहां 9 घंटे का सफर करते थे आज 7 घंटे में पूरा कर रहे हैं, बड़ा काम है। आप सोचते थे कि देश के सिर्फ 4 मेट्रो शहर, स्टेट कैपिटल्स, और स्टेट कैपिटल्स में भी सबका नहीं, हवाई जहाज से नहीं उड़ा है। आज आपका छोटा से छोटा शहर 200 किलोमीटर की दूरी पर आपको कोई न कोई हवाई अड्डा मिल जाता है, ये बड़ा काम है। आप कहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस, आज दुनिया कह रही है कि 2030-31 तक दुनिया $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, ये बड़ा काम है। आज सिस्को का सीईओ कह रहा है कि भारत जिस तरह से जा रहा है आने वाले समय में चाइना के बराबर की इसकी इकोनॉमी हो जाएगी, तो बड़ा काम इन्हीं फैसलों की वजह से है। आज चाइना से 50 बड़ी कंपनियां निकल रही हैं और उनमें से एक जिसको कहे कि उसका सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ी पाई हमारे हिस्से आ रही है, और वो कह रहे हैं कि हम भारत आएंगे, तो ये बड़ा काम है। और उसमें भी बड़ा काम ये है कि अब विकास के सिर्फ टापू नहीं है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात वहीं जाएंगे, अब उत्तर प्रदेश में भी फैक्ट्री लगने जा रही है, अब सेमीकंडक्टर प्लांट यूपी में भी लगता है, ये बड़ा काम है। ये लंबे समय की नीति, लगातार कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ जब कोई डिसाइसिव लीडरशिप होती है तब ये होता है, यही बड़ा काम है। इसमें एक लाइन जोड़ दूं मैं कि प्रधानमंत्री ने जो एक बड़ा बदलाव किया, जिसका जिक्र यहाँ पे किया, वो था डेमोग्राफी को डिविडेंड में बदलना। ये पूरे सोच को बदलने का मसला है। अभी तक हम आबादी को लेकर और उस सब को लेकर तकलीफ में ही रहते थे, क्योंकि सारे संकट जो है हमारे वो आबादी है। और प्राइम मिनिस्टर ने उस पूरे विजन को चेंज कर दिया। हमारी आबादी ही हमारी ताकत है। तो डेमोग्राफी को डिविडेंड में बदलना वो देश को एक दूसरे उस पर हाईवे पर लेकर गया है।